हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे द सोल्जर का देखेंगे समरी। ठीक है, द सोल्जर के बारे में जानेंगे और इसकी समरी को देखेंगे। समरी देखने से पहले हम देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स को। ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं हमारे पास, तो इनको देखेंगे। इसके बाद जो है वर्ड मीनिंग के बाद हम देखेंगे इसके हिंदी को, यानी एक एक लाइन का हम हिंदी देखेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास एक एक लाइन करके हिंदी है और इस तरह से जो है पूरी समरी को कवर करेंगे। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से। लेकिन इससे पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। यानी द सोल्जर जो समरी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्ड मीनिंग से, यानी आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड जो है हमारे पास है वो है सोल्जर। सोल्जर मीन्स क्या होता है? सैनिक, सिपाही, लड़ाका, योद्धा। राइट, अगला वर्ड है हमारे पास वो है ब्यूटीफुल, यानी मनमोहक, सुंदर, खूबसूरत। इन सारे वर्ड्स के लिए, यानी इन सारे हिंदी वर्ड्स के लिए आप ब्यूटीफुल वर्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पोएम में जो है ब्यूटीफुल पोएम के ही बारे में कहा गया कि ये खूबसूरत पोएम है। आगे जाके मैं बताऊंगा, तो इसके लिए इस वर्ड का यूज किया गया। अगला है हमारे पास पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति, देश प्रेम या राष्ट्रभक्ति। मतलब ऐसे इंसान जिसे अपने देश के प्रति प्रेम हो उसे आप पैट्रियोटिज्म कहेंगे। राइट, तो अगला इसके बाद जो है हमारे पास वो है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? शक्तिशाली, मजबूत। ठीक है, इसमें यानी इस पोएम में जो है इस वर्ड का डिजायर के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे मजबूत डिजायर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तीव्र इच्छा। ठीक है, कहते हैं ना तीव्र इच्छा शक्ति। तो इस वर्ड का यानी स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस पोएम में जो है डिजायर के लिए यूज किया गया है। इसलिए जो है हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का हिंदी अगर लेंगे तो क्या लेंगे? तीव्र। ओके, अगला देखिए यहाँ पे है डिजायर। अभी मैंने बताया कि इच्छा। ठीक है, डिजायर मीन्स होता है इच्छा, अभिलाषा, चाहना, लालसा। किसी के प्रति जो लालसा होती है उस चीज को कहते हैं डिजायर। मतलब कहते हैं कि मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं, तो राम का जो दर्शन करूं ये क्या है? ये एक इच्छा है। तो जो है इस वर्ड के लिए यानी इच्छा वर्ड के लिए आप डिजायर वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मीन्स होता है समर्पित। ये जो सोल्जर है, सोल्जर क्या होता है? अपने देश के प्रति जो है वो समर्पित होता है, अर्पण होता है। कहते हैं ना कि मेरा सब कुछ तोरे पे अर्पण। मतलब मेरा जो है वो सब कुछ तोरे पे अर्पण, मतलब तुम पे ही अर्पण है। तो डेडिकेटेड वर्ड का यूज जो है आप समर्पित करने के लिए जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद है ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मीन्स होता है सुंदर ढंग से या अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे जो आपने देखा था ब्यूटीफुल, उसका मन मतलब होता है क्या? सुंदर, मनमोहक, खूबसूरत। लेकिन ब्यूटीफुली का मतलब क्या होता है? सुंदर ढंग से। ठीक है, या अच्छी तरह से। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। इससे अगला वर्ड है हमारे पास वो है डिपिक्टेड। डिपिक्टेड मीन्स क्या होता है? चित्रित या अंकित, क्या वर्णन किया हुआ है। क्योंकि ये V2 है तो हम कह सकते हैं वर्णन किया हुआ। राइट, तो इसमें जो है इस जो पोएम है, इस पोएम में जो है इसे किस तरह से वर्णन किया गया है। अभी मैंने बताया ना कि इसे सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। इस सेंस में जो है इस वर्ड का जो है यूज किया गया। अगला वर्ड देखते हैं, वो हमारे पास है रियली, यानी हकीकत में, सचमुच। कहते हैं ना कि रियली ऐसा हुआ। हाँ, तो इस सेंस में यानी ये जो रियली है यानी हकीकत में, असल में, सचमुच, इस सेंस में जो है आप रियली वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है? विरोधी। विरोधी या फिर के विरुद्ध। कहते हैं ना, हम नॉर्मली कहते भी हैं, मतलब डेली यूजेस सेंटेंस या कह लो, या कि डेली लाइफ में हम कहते भी हैं कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ या वो मेरे अगेंस्ट है। तो ये जो अगेंस्ट है उसका मतलब क्या होता है? विरुद्ध। मतलब मैं उसके विरुद्ध हूँ, वो मेरे विरुद्ध है। तो इस सेंस में जो है आप अगेंस्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है वॉर। वॉर मीन्स क्या होता है? युद्ध, जंग। कहते हैं ना कि अब तो वॉर शुरू होगी। आपने सुना भी है वर्ल्ड वॉर, ये वॉर, ये वॉर। तो ये वॉर का मतलब होता है युद्ध, जंग, या फिर आप लड़ाई के लिए भी इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है वांट। ठीक है, कहते हैं ना कि आई वांट यू, यू वांट मी एंड समथिंग। तो इस वर्ड के लिए यानी चाहना के लिए, इच्छा के लिए जो है आप वांट वर्ड का यूज कर सकते हैं। यानी वांट मीन्स चाहना। ओके, इसके बाद होता है एट ऑल, यानी किसी भी तरह, यानी बिल्कुल भी, यानी किसी भी तरह ये मेरा काम मतलब हो जाना चाहिए।
तो इस सेंस में जो है आप एट वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच या फिर के बीच में, ठीक है। जैसे होता है ना कि दो लोग होते हैं, उसके बीच में तीसरा लोग कबाब में हड्डी बनने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ जो बीच, बीच का मतलब होता है, बीच मतलब ये नहीं गोवा वाले बीच, वो वाले बीच नहीं, गोवा वाली बीच वाली बीच नहीं। यहाँ पे बीच का मतलब हिंदी वर्ड वाला बीच, जिसका मतलब होगा कि बीच में, मतलब होता है ना एक इंसान, दूसरा इंसान और तीसरा इंसान। तो दो इंसान के बीच में जो कोई तीसरा आ जाए उस सेंस में, यानी उसके बीच वाले के लिए सेंस में जो हम बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स होता है परिवेश या पास पड़ोस। सराउंडिंग्स मतलब कहते हैं कि जैसे कि आपके आस पड़ोस कितने वायुमंडल है, या इस तरह का आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ये वर्ड काफी बार आता है। तो इन सब चीजों के लिए जो है, परिवेश के लिए जो है, आप सराउंडिंग्स का यूज कर सकते हैं। या फिर आप जनरल वर्ड देखेंगे, अगर इसके सिमिलर वर्ड देखेंगे, साइनोनिम्स देखेंगे, तो उसमें क्या होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो सुना होगा आपने, तो उसके सेंस में जो है सराउंडिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। आप देखो इसके बाद क्या है कि लाइक। लाइक मीन्स होता है के समान या पसंद करना। ये तो सबको पता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। आई लाइक यू, यू लाइक मी, इस तरह से आपको पता होगा, राइट। तो लाइक मीन्स होता है के समान, मतलब कि वो उसके जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा के लिए जो है आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कि लाइक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो उसके समान है, तो इसके के समान के लिए जो है आप यूज कर सकते हैं लाइक वर्ड का, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारे पास, वो है रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है आराम, विराम। ये तो आप सब खूब करते होंगे रेस्ट, हाँ, खाया पिया और रेस्ट, कोचिंग से गए फिर रेस्ट, अरे रेस्ट ही रेस्ट। तो ये वर्ड तो आपको अच्छे से याद ही होगा। तो ये वर्ड हमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए इसके बाद है हमारे पास फॉरेन। फॉरेन मीन्स होता है विदेशी, परदेसी। परदेसी जाना नहीं, वो वाला परदेसी का मतलब होता है फॉरेन, राइट। तो फॉरेन, देखो एक चीज, आप जो है दूसरे देश के लिए आप फॉरेनर हो, ठीक है, और दूसरे देश आपके लिए फॉरेनर हो। मान लो कि कोई अमेरिका से जो है कोई लड़की आई इंडिया, तो वो हमारे लिए फॉरेनर हो गई। लेकिन मान लो कोई लड़की इंडिया से अमेरिका गई, तो वो अमेरिकन के लिए, मतलब वहां के वासियों के लिए जो है वो लड़की क्या हो गई, फॉरेनर, ठीक है। अब ये नहीं कि मतलब कि दूसरे देश का ही, मतलब कोई कहीं पे जाए तो फॉरेनर होगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक देश से अगर कोई दूसरे देश जाते हैं, या एक देश के निवासी दूसरे देश के लिए जो है फॉरेनर होता है, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास प्लेस, ठीक है। प्लेस मीन्स होता है स्थान, मतलब आप जिस भी स्थान पे हो तो उसे कहते हैं प्लेस, राइट। इससे अगला है वो है हमारे पास मच, जो कहते हैं ना थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वाला मच, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत, अधिक या ज्यादा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो इन सब के लिए करते हैं यूज कि थैंक यू सो मच, ठीक है। इस वर्ड का यानी मच वर्ड का जो है ज्यादातर लड़कियां यूज करती है, आहा मच। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम समझिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है हमारे पास, वो है द सोल्जर इज ए ब्यूटीफुल सोनेट रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर जो है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखित एक सुंदर गीत है। देखो सोनेट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सोनेट क्या होता है, ये 4 लाइन को क्या कहते हैं, 8 लाइन को क्या कहते हैं, ये सब मैंने बताया है कि मतलब पहले तो मैंने बताया था कि 8 लाइन को क्या कहते हैं, इसके बाद वाली जो 4 लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है या आपको जानना है कि सोनेट के बारे में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें जानेंगे इस लाइन के बारे में, ठीक है। वैसे मोटा मोटी समझ लो कि सोनेट वो होते हैं, वो पोएम होते हैं जो 14 लाइन्स के होते हैं। जो 14 लाइन वाली पोएम्स होती हैं उसे कहते हैं सोनेट। देखो पोएम को यानी कविता को जो है क्या कहते हैं, गीत भी कहा जाता है, राइट। तो कहते हैं द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखित एक गीत है, यानी ये जो पोएम है यानी द सोल्जर जो है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। जो रूपर्ट ब्रूक साहब है उन्होंने इस चीज को लिखा है। अब ये दूसरा लाइन में क्या कहता है, कहता है रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन ए वेल टू डू अकेडमिक फैमिली। मतलब रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। मतलब उनका जन्म जो है ये नहीं है कि होता नहीं कि आह गरीब ये वो इस टाइप का, हाँ, उनका जो जन्म है वो एक अच्छे, एक नॉलेजेबल
फैमिली में हुआ था, पढ़ी लिखी फैमिली में जो है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया 1887 टू 1915। ठीक है, 1887 टू 1915, ये क्यों दिया गया? इसका मतलब होता है जब भी ऐसा इस तरह का दिया गया हो और जन्म की बातें हो, इसका मतलब ये होता है, पहला वाला जो होता है उसका मतलब होता है कि इसमें वो जन्मे हैं और यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। राइट, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है ताकि होते हैं ना वर्ड्स लिमिट, कि इतने वर्ड में ही लिखे, 150 वर्ड में ही लिखे या 200 वर्ड में ही लिखे, तो आप इस तरह से लिख देंगे तो उसका मतलब पता चल जाएगा सामने वालों को कि इनको पता है कि उनका जन्म कब हुआ और इनका मरण कब हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे शॉर्टकट में लिखा जाता है ताकि कम वर्ड्स में पूरी इंफॉर्मेशन आप लिख सको। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उनका जन्म हुआ 1887 ईस्वी में और उनका जो है देहांत हो गया 1915 में। ठीक है, देखो इस लाइन में क्या कहते हैं ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए वॉर पोएट, मतलब ब्रूक को युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। इसलिए उनको याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने 5 जो कविता लिखी वो युद्ध के बारे में लिखी, यानी द सोल्जर से रिलेटेड ही उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा ही, वॉर से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा ही, मतलब हर एक पोएम में। राइट, तो इसीलिए जो है उसे वॉर पोएट के रूप में ही जाना जाता है। मतलब जैसी करनी वैसी ही तो उसे पहचानेंगे ना, मतलब जिस तरह का आप काम करोगे उसी तरह के लोग पहचानेंगे। अगर आप उटपटांग सी हरकतें करोगे तो लोग वैसा ही समझेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे काम करोगे जिस तरह से इन्होंने करा तो आपको उसी के बारे में आपको जानेंगे। ठीक है, अगला लाइन है वो हमारे पास है, कहता है कि ही रोट 5 वॉर सोनेट्स ऑफ विच द सोल्जर इज द बेस्ट सोनेट, मतलब उन्होंने जो है 5 सोनेट्स लिखी। ठीक है, 5 सोनेट्स लिखी, उनमें से सोल्जर जो है सबसे अच्छी, ठीक है, सबसे अच्छी जो है कविता है। उन्होंने जो 5 सोनेट्स लिखे, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने 5 सोनेट्स लिखे जिनमें से दी सोल्जर सबसे अच्छी सोनेट है। राइट, तो ये लाइन तो इजी था, आप समझ भी गए होंगे। अगला लाइन हम देखते हैं, वो हमारे पास है ये वाला, कहते हैं द हीरो ऑफ दिस पोएम इज अ सोल्जर, कहते हैं इस कविता का जो नायक है वो एक सैनिक है। मतलब इस कविता में, पूरी कविता में जो है एक हीरो होता है ना, कोई भी स्टोरी होती है उसमें एक हीरो तो होता ही है, तो इस स्टोरी में जो है यानी इस पोएम में जो है वो हीरो जो है वो एक सोल्जर है। इसके बाद वाली लाइन को हम देखते हैं, कहते हैं ही इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री, वह अपने देश के लिए मरने को तैयार है। जाहिर सी बात है, जब वो कंट्री का सैनिक है, यानी किसी कंट्री का जो सैनिक होता है वो अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, जो अपने वतन के लिए जो है मर मिटने को रेडी रहते हैं। इसके बाद है हमारे पास जो है, कहते हैं बट ही इज रियली अगेंस्ट वॉर, किंतु हकीकत में वो युद्ध के विरोधी है। कहते हैं वो अपने देश के लिए मरने के लिए तो तैयार है लेकिन युद्ध नहीं करना चाहते। भाई साहब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कंट्री होती है, हर एक कंट्री के जो सैनिक होते हैं वो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उनके थॉट्स के अनुसार कि मैं जिससे लड़ाई करूंगा वो भी किसी देश से प्यार करता है, जब भी वो मेरे से लड़ाई करता है। ठीक है, उन्हें मार काट वॉर ये सब पसंद नहीं है। ठीक है, उन्हें बस शांति पसंद है, वो शांति से अपने देश को प्रेयर करना चाहते हैं। अपने देश में जो अलग सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपदा हो गया, बाढ़ हो गया, इन सब को लड़ना है। बल्कि ये नहीं है कि हम एक दूसरे मानव से लड़ाई करें, और भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसे हमें फेस करना है, न कि इन वॉर से। ठीक है, एक दूसरे से मार झगड़ा करके जो है हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और किस बात के लिए झगड़ा करें वो ये सब सोच करके ही ये लाइन उन्होंने कहा है। इसके बाद जो है हमारे पास वो है, कहता है ही वांट्स दैट देयर शुड बी नो वॉर एट ऑल बिटवीन 2 कंट्रीज, कहता है वो 2 देशों के बीच में बिल्कुल नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? युद्ध नहीं चाहते। मतलब वो नहीं चाहते, अभी मैंने बताया ना कि वो ये नहीं चाहते हैं कि 2 देशों के बीच जो है युद्ध हो। ठीक है, इसके बाद कहते हैं he loves his country, वो जो है अपने देश से जो है loves करते हैं, मतलब प्यार करता है। In this poem the poet says if I would die on foreign land then that part of foreign land should be forever England। ठीक है, कहते हैं इस कविता में कवि कहते हैं कि अगर मैं विदेशी भूमि पे मर जाऊं तो वो विदेशी भूमि का वो हिस्सा हमेशा के लिए इंग्लैंड का होना चाहिए। मतलब कि वो जिस जगह पे मरे वो हिस्सा जो है वो इंग्लैंड का होना चाहिए।
क्योंकि वो इंग्लैंड के निवासी थे, वो इंग्लैंड के सैनिक थे, वो इंग्लैंड से प्यार करते थे, अपने देश से प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बातें कही। ठीक है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है जब भी समरी लिखना तो ये लाइन लिख ही देना। ठीक है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम द सराउंडिंग्स ऑफ इंग्लैंड इज लाइक हेवन, मतलब उनके अनुसार इंग्लैंड की जमीन यानी परिवेश जो है उनके लिए स्वर्ग के समान है, उनके हिसाब से। मतलब देखो, जब हमें किसी से प्यार होता है ना तो बस उसके ही बारे में थॉट्स आती है, राइट। ये तो जाहिर सी बात है, मान लो किसी से आपको मोहब्बत है तो आपको हमेशा जो है उसके लिए ही थॉट्स आएंगी, उसकी अच्छाइयां ही आपको दिखेगी। तो उसी तरह से जो है इस सैनिक को भी अपने देश से प्यार है, कहते हैं ना कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो यहाँ पे जो है वतन के लिए जो है उनकी प्रेम, उनकी मोहब्बत दिख रही है कि वो जो कहते हैं कि इंग्लैंड ही जो है उनके लिए स्वर्ग के समान है, राइट। इसके बाद जो है अगला लाइन है वो हमारे पास है, कहता है he wants himself to be led to rest in a foreign land, मतलब वह विदेशी भूमि पर स्वर चीर निंद्रा के लिए सो जाना चाहते हैं। मतलब ये कि वो चाहते हैं अगर लड़ाई वड़ाई हो तो वो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते जो है वो विदेश की भूमि पे ही जो है मर मिटने के लिए तैयार है। ठीक है, इसके बाद अगला लाइन है वो है हमारे पास, कहते हैं फॉर हिम दैट प्लेस इज एज मच पार्ट ऑफ इंग्लैंड एज ही हिमसेल्फ इज, उसके लिए विदेश का वह भूभाग इंग्लैंड का वैसा ही भाग है जैसा कि वह स्वयं इंग्लैंड का हो। मतलब उनके लिए कोई मतलब असमानता नहीं है कि ये भाई ये दूसरे कंट्री का भाग है या ये वहां का है, नहीं, उनके लिए दोनों जगह सेम है उनके अनुसार, क्योंकि उनकी वहां पे मृत्यु हुई है, इसलिए जो कहते हैं कि उनके लिए दोनों जगह जो है सेम है और वो जो भाग है वो इंग्लैंड का हो जाना चाहिए अगर वो उस भूमि पे मरते हैं तो। ये जो है हमारे पास अगला लाइन है, इसमें क्या दस द सोनेट इज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, मतलब ये जो सोनेट है यानी इस प्रकार यह सोनेट देशभक्ति से भरा हुआ है। जी बिल्कुल, कहता है अगला लाइन, इसकी अगला और लास्ट लाइन। ठीक है, कहते हैं द पैट्रियोटिज्म ऑफ ए सोल्जर विथ हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डेडिकेट हिज लाइफ हैज ब्यूटीफुली बीन डिपिक्टेड इन दिस पोएम, मतलब एक सैनिक का प्रेम यानी देश प्रेम और अपने जीवन को समर्पित कर देने की उनकी तीव्र इच्छा इस कविता में सुंदर ढंग से अंकित किया गया। जाहिर सी बात है, अच्छे से लिखा गया है कि उनके बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में लिखा गया है, अंकित किया गया है कि वो क्या सोचते हैं अपने देश के लिए और किस तरह की फीलिंग्स हैं उनके मन में अपने देश के प्रति और वॉर को लेकर के। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज जो है यानी इस वीडियो में जो है हमने कवर करा द सोल्जर को। ठीक है, द सोल्जर की समरी को देखा, अगले वीडियोस में हम देखेंगे अगली समरी को। ठीक है, ये जो है आप अच्छे से याद कर लेना और एक बार ऐसा करना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हो तो आप जो है इसे अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो और 1 बाय 1 मतलब एक लाइन पढ़ के, जैसे कि आपने ये लाइन पढ़ा और इसका हिंदी जानो। देखो आप जो है हिंदी मीडियम से अगर पढ़ रहे हो तो आपको तो यही करना चाहिए कि एक लाइन पहले ये पढ़ लो, मतलब एक लाइन सेलेक्ट कर लो, उसको पढ़ दो, द सोल्जर इज ए ब्यूटीफुल सोनेट रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। अब जो है आप इसका हिंदी याद करो, जो कि मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे याद करना है। अपनी नोटबुक में जो है आपको हिंदी नहीं लिखनी है। ठीक है, अगर लिखोगे तो दूसरे पेज में लिखना है, वहां नहीं लिखना है जहाँ पे आपने ये समरी लिखा है। ये जो इतना दूर लिखोगे, मतलब ये जो समरी लिखोगे आप, वहां पे जो है कुछ भी हिंदी में नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको खुद से ट्रांसलेट करना है। मतलब पहले तो सीखना है, जैसे कि आपने पढ़ा पहला लाइन कि द सोल्जर इज ए ब्यूटीफुल सोनेट रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, तो अब जो है इसका हिंदी निकालोगे कि ये जो सोल्जर है वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी एक कविता है या पोएम है। ठीक है, इस तरह से आप सारे लाइंस को जो है एक एक करके हिंदी निकालोगे अपनी नोटबुक पे। वैसे मैंने इस वीडियो में बता दिया है, तो आप अगर कहीं भी फंस जाते हो हिंदी निकालने में, इसकी मीनिंग समझने में, तो आप इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच।